हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज बेसिकली रिलेटेड विथ साइंस सेगमेंट। अब ये टॉपिक क्या है? तो द टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT थेरेपी, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी भी बोला जाता है। अब ये न्यूज में क्यों था? तो जैसे जैसे एडवांसमेंट साइंस की दुनिया में आते जा रहा है, नए नए इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं डे बाय डे। और रिसेंटली इस MRT थेरेपी के हेल्प से एक नया चीज़ देखने को मिला है। अब ये है क्या? तो बेसिकली यह न्यूज में इसलिए था कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इस MRT थेरेपी का यूज करके फर्स्ट बेबी को क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ये क्या है बेसिकली टेक्नोलॉजी? तो this recently in the United Kingdom the first baby created with DNA from 3 people has been born after doctors performed a ground-breaking IVF procedure, in vitro fertilization procedure। कि रिसेंटली अभी इसे 3 पैरेंट बेबी टेक्निक भी बोला जाता है। 3 पैरेंट बेबी टेक्निक बेसिकली क्या होता है इसमें कि एक बच्चे को क्रिएट करने में थ्रू IVF प्रोसीजर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू, इसमें एक बच्चे को क्रिएट करने में 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। दैट्स वाई इसे 3 पैरेंट बेबी थेरेपी भी बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोला जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी भी बोला जाता है। तो इसके अलग अलग नाम है इसके फंक्शन के बेसिस पे, क्योंकि इसमें 3 पैरेंट इन्वॉल्व है। दैट्स वाई इसे 3 पैरेंट बेबी टेक्निक बोला जाता है। चूंकि इसमें एक डोनर शामिल होता है, दैट्स वाई इसे माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी भी बोला जाता है। और इसमें रिप्लेसमेंट भी होता है, तो दैट्स वाई इसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोला जाता है। हम बात करेंगे कि आखिर यह थेरेपी वर्क कैसे करता है, लेकिन पहले अभी जो ये कंटेक्स्ट था कि यूके में फर्स्ट बेबी क्रिएट हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस MRT थेरेपी। 2016 में ही, अर्लियर इन 2016, यूके बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज 3 पैरेंट बेबी। यूके पहला कंट्री था। हालांकि अभी स्थिति ये है कि बहुत सारे कंट्री ने इसे लीगलाइज कर रखा है, चाहे सिंगापुर हो, मैक्सिको हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन 2016 में यूके पहला कंट्री है जो इस 3 पैरेंट बेबी थेरेपी को लीगलाइज करता है। और अब जाके उसका पहला बेबी क्रिएट होता है विद दिस हेल्प ऑफ MRT टेक्निक। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम बोलते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी भी इसे बोला जाता है। डोनेशन थेरेपी। अब हम इस थेरेपी के बारे में जाने उससे पहले तो ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, तब जाके हम समझ पाएंगे कि आखिर यह MRT थेरेपी क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारा जो सेल होता है उसमें बहुत ही एक छोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। रॉड लाइक यह स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ द मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली एक बहुत ही स्मॉल रॉड शेप में यह होता है जो हमारे सेल में यह पाया जाता है, मोस्टली इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, बिकॉज यह सेंटर जो एनर्जी जनरेट होता है उसका मेन सेंटर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। या फिर इसे पावर हाउस ऑफ सेल के अलावे इसे किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल, because this mitochondria generate majority of the cells energy in the form of adenosine triphosphate ATP। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे सेल में जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा इतना बड़ा बॉडी है, हमारा पूरा बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल होता है। इस सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही जनरेट करता है, तभी जाके हमारे सेल्स को एनर्जी मिलता है और वो वर्क परफॉर्म करते हैं। तो चूंकि यह एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और वहां पे जनरेशन का काम हो रहा है, एनर्जी जनरेशन का, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है और किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है।
अब इसकी हम बात करें फंक्शन की, क्या फंक्शन है, तो चूंकि इसके फंक्शन के बेसिस पे है इसे नेमिंग किया गया है, किचन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसा नाम दिया गया है। कारण क्या है? जनरेशन ऑफ एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में यह एनर्जी जनरेट करता है। सो दैट्स वाई इसका मेन काम क्या है? इट कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इन एटीपी। तो बेसिकली क्या कहता है, जो हम भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, उनका ये क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू उन्हें कन्वर्ट करता है किसमें? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में वह कन्वर्ट करता है, जो हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क। और यही कभी कभी आप फील किए होंगे कि कभी कभी आपको जो लेजीनेस लगता है, आपका मसल्स एक करने लगता है, मसल्स में दर्द होने लगते हैं, या आप बहुत ज्यादा लेजी फील करने लगते हैं, तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वो समझ लीजिए कि सफिशिएंट नहीं हो रहा है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपके बॉडी में उतना नहीं बन पा रहा है, सेलुलर रिस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, दैट्स वाई आपको ऐसा फील होना स्टार्ट होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज वगैरह हम लेते हैं, उन सबको ये सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू कन्वर्ट करता है किसमें? एटीपी में, और वो एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर द सेल। और जब यही सेलुलर रिस्पिरेशन कम करने लगता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट आपको बॉडी को मिलना चाहिए था, जो फैट्स आपके बॉडी को मिलना चाहिए था, या प्रोटीन मिलना चाहिए था, अब चूंकि सेलुलर रिस्पिरेशन अगर कम करने लगे, मींस एटीपी का जो फॉर्मेशन है, जो लास्ट थिंग है जिसका यूज किया जाता है सेल के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो कम बनने लगता है। और इसी के कारण होता है कि यह सेल धीरे धीरे काम कम करना लगता है, हमारा बॉडी धीरे धीरे लेजीनेस होने लगता है। तो मेन फंक्शन क्या है कि यह क्या करता है? एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स टू यूज फॉर द सेल, ताकि सेल जो है उस एनर्जी का यूज कर सके। दे मेटाबोलाइज ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी विच पावर्स वेरियस सेलुलर प्रोसेस, कि यह ग्लूकोज के भी मेटाबोलाइज करता है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है, वहां पे अगेन जनरेट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि जो सेलुलर प्रोसेस है, जितने भी हमारे बॉडी, हमारा जो बॉडी में जितना भी सेल फंक्शन कर रहा है, जो प्रोसेस भी वो फंक्शन कर रहे हैं, उन सारे फंक्शंस को एनर्जी तो जरूरत होती है ना, तो वो जनरेशन कहां से मिलेगा, कहां से वो एनर्जी मिलेगा? तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को भी मेटाबोलाइज करता है एंड टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके, उन्हें पावर मिल सके। माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट इन सेल सिग्नलिंग पाथवे इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस लाइक सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस। अब क्या करता है? चूंकि एनर्जी जब जनरेट होगा तभी जाके ये सारे संभव है कि सेल का ग्रोथ हो पाएगा। अगर एनर्जी कम जनरेट हो, माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू उसे एनर्जी में कन्वर्ट ना करे, तो सेल का तो ग्रोथ हो नहीं पाएगा ना। तो आप जो ड्वार्फिज्म वगैरह भी देखते हैं, जो सिंपल सा है कि आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होता है, एनर्जी लॉस या एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो वहां पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह सही से वहां पे वह एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा होता है। दैट्स वाई आपका सेल का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा सेल का, तो अगेन प्रॉब्लम्स होंगे। तो ऐसे बहुत सारे आपके सेलुलर जो प्रोसेस है वो डिसफंक्शन हो जाएंगे अगर माइटोकॉन्ड्रिया सही से वर्क नहीं करता है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं करेगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स को अगर वो कन्वर्ट नहीं करता है, तो सेल बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। उनका ग्रोथ अफेक्ट होगा, उनका वर्किंग प्रोसेस अफेक्ट होगा, उनका सेलुलर प्रोसेस अफेक्ट होगा, और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन भी अफेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस एंड डिजीज, कि माइटोकॉन्ड्रिया से क्या डिजीजेज भी कैसे हो सकती है, किस टाइप के डिजीज होते हैं उससे रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, जिसे हम लोग एम्प्टी डीएनए भी बोलते हैं, एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए, विच इनकोड्स अ स्मॉल नंबर ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका खुद का अपना ही डीएनए होता है, और उस डीएनए में जो प्रोटीन्स होते हैं वो इनकोडेड होते हैं। इसलिए इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एम्प्टी डीएनए इज इनहेरिटेड सोलली फ्रॉम द मदर्स, प्लीज रिमेंबर दिस। इसलिए जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होते हैं, अगर कोई मान लीजिए ऑफस्प्रिंग भी आता है,
तो उस ऑफ स्प्रिंग में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा वह उसके फादर से नहीं, सोलली फ्रॉम द मदर, वो उसका मदर से ट्रांसफर होता है। तो अगर इस टाइप का अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक जनरेशन से किसी दूसरे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, तो अगर माँ के डीएनए में अगर कोई प्रॉब्लम है, सपोज कर लीजिए माँ के जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी तरीके से अफेक्टेड हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाता है उसके ऑफ स्प्रिंग में। तो यह जो अफेक्ट है कि चूंकि माँ से एम्प्टी डीएनए, मदर से एम्प्टी डीएनए वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें जो प्रोटीन इनकोडेड होंगे और मान लीजिए कि वह प्रोटीन अफेक्टेड हो, तो यह तो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होगा ही होगा, तो ऑफ स्प्रिंग भी अफेक्ट होगा, तो यह जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहेगा। तो इसको दूर करने के लिए ही यह एमआरटी थेरेपी आया। यह एमआरटी थेरेपी को डिवाइस किया गया कि किस तरीके से जो मदर से जो ऑफ स्प्रिंग को एम्प्टी डीएनए, जो अफेक्टेड एम्प्टी डीएनए ट्रांसफर हो रहे हैं, उससे किस तरीके से रिप्लेस किया जाए। तो उसके लिए यह थेरेपी लॉन्च किया गया, एमआरटी, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम उस पर बात करेंगे कि आखिर वो कैसे वर्क करता है। म्यूटेशन इन एम्प्टी डीएनए कैन लीड टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स एंड वेरियस हेल्थ कंडीशंस। कि अगर म्यूटेशन होता है, अगर माँ के जो मदर है उसके डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में किसी तरीके का म्यूटेशन हो जाता है, कोई किसी तरीके से अफेक्ट हो जाता है वो, तो उसके अगर ऑफ स्प्रिंग में अगर पास कर जाता है तो वह वेरियस डिजीजेज आने वाले ऑफ स्प्रिंग में पैदा कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा इशू इसलिए आ रहा था, अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज अफेक्टिंग एनर्जी प्रोडक्शन, impacting various organs including brain, nerves, muscles, kidney, heart, liver, because सबके सब सेल से ही तो बने हैं ना, और सबसे बड़ा सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, किचन ऑफ द सेल और पावर हाउस ऑफ द सेल। और चूंकि अगर अफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किसी ऑफ स्प्रिंग में जाएगा तो अफेक्टेड जाएगा, तो वो सही से एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। मतलब सही से एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा है, मतलब वो सेल से, जितने भी हमारे पूरा बॉडी ही सेल से बना है, तो सेल से इंपॉर्टेंट जो सेलुलर रेस्पिरेशन है या कोई भी बॉडी हमारा पार्ट फंक्शन कर रहा है, उन सबको अफेक्ट करेगा। हमारा ब्रेन भी अफेक्ट होगा, हमारा लीवर अफेक्ट होगा, हमारे नर्व्स अफेक्ट होंगे, किडनी अफेक्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी समस्या क्या थी, एमआरटी थेरेपी को लाने क्यों जरूरत था? अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो क्योर फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। अगर किसी मदर से, पेरेंट मदर से उसे ट्रांसफर चला जाता है अफेक्टेड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, तो उस और ऑफ स्प्रिंग में वो आ जाता है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसका कोई क्योर नहीं है। तो कहते हैं ना कि हम क्योर अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको प्रिवेंट तो कर सकते हैं, कि ऐसा कोई टेक्निक ही निकाल देते हैं कि ऐसा हो ही ना कि अफेक्टेड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो वो ऑफ स्प्रिंग में जाए। तो इसी को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो मेडिकल का एक टर्म है, उसका इस्तेमाल किया गया कि ठीक है हमारे पास क्योर का सिस्टम नहीं है तो हम क्यों ना प्रिवेंट ही कर दे। सो एमआरटी लाया गया इसी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज को प्रिवेंट करने के लिए, कि क्योरिटी तो नहीं है, प्रिवेंशन तो कर ही सकते हैं, बट दे कैन बी मैनेज टू सम एक्सटेंट। मैनेज किया जाता है लेकिन पूरी तरीके से जो क्योर कहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमआरटी थेरेपी। फ्यू एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज लाइक लिएग सिंड्रोम। यह बेसिकली सिंड्रोम क्या है? तो यह लिएग सिंड्रोम आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्वस जो सिस्टम है उसे अफेक्ट करता है। और बेसिकली ये क्या होता है, यह 3 मंथ से लेके 2 इयर्स के एज में ग्रुप में ये ज्यादातर होता है, और एडल्ट्स में या फिर टीनेजर में ये डिजीज नहीं होता है। ये जो सिंड्रोम आपको पाया जाता है वो 3 मंथ से लेके 2 इयर्स के जो भी चाइल्ड होते हैं उसमें आपको मिल रहा देखने को। उसके नर्वस सिस्टम को देखिएगा आप, अगर ये ऑब्जर्व किए हो तो बहुत सारे बच्चे का जो 3 मंथ से लेकर 2 साल तक के खास के बीच के होते हैं, अगर उन्हें इस टाइप का कोई सिंड्रोम होगा, लीग सिंड्रोम, तो उनका ब्रेन जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करता है। एडल्ट और टीनेजर में ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कियान्स साइरे सिंड्रोम। बेसिकली ये क्या होता है, ये न्यूरोमस्कुलर, ये जो KSS सिंड्रोम है बेसिकली ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। अब इसमें क्या होता है इस न्यूरोमस्कुलर डिजीज में,
कि यह आपके मसल्स को अफेक्ट करता है, जो भी नर्व्स मसल्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है। इसलिए अगर यह सिंड्रोम होगा तो आपके आईज, आपके हार्ट, आपकी किडनी, ये सारे चीज अफेक्ट होते हैं इस सिंड्रोम में। फिर माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, अगेन ये डायरेक्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम करना नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रियल डिप्लीशन सिंड्रोम, कि आपका एनर्जी धीरे धीरे लगेगा कि कम होते जा रहा है, आपके सेल्स धीरे धीरे काम नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप्स के आपके माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होते हैं जो कि क्यूरेबल नहीं होते हैं, लेकिन उसी को प्रिवेंट करने के लिए यह एमआरटी थेरेपी को डिवाइस किया गया। अब देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा होगा कि इसमें कैसे यह प्रोसीजर फॉलो होता है। तो बेसिकली इसमें प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है, तो जो मदर है, जो पेरेंट मदर है, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। पेरेंट मदर का ये जो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे यह माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है, पेरेंट मदर है उनका माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है। तो क्या किया जाता है कि पेरेंट मदर से उसका न्यूक्लियस, इस यह पूरा का पूरा सेल है, उस सेल में एक अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि अफेक्टेड है। तो क्या किया जाएगा, इनका न्यूक्लियस को निकाल लिया जाएगा, उनके न्यूक्लियस को उस सेल से रिमूव कर दिया जाएगा। अब जो डोनर है, अब डोनर क्या क्या करेगा, इस डोनर का यहाँ पे जो यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको दिख रहा होगा वह हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है। डोनर का भी यह क्या किया जाएगा, न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जब यह डोनर के न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाता है, तब जो यह अफेक्टेड मदर का जो पेरेंट मदर है जिनका अफेक्टेड था, वो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था, उसको उसी जगह छोड़ दिया गया और उनका जो ये न्यूक्लियस रिमूव किया गया था, अब इस न्यूक्लियस को इस हेल्दी जो डोनर है उसके अंदर में ये ट्रांसफर, इस सेल में ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये जैसे ये इसमें ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहां पे तो ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया तो ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कितने, चूंकि यहाँ पे 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, देखेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जो फादर होगा उसका जो स्पर्म्स के थ्रू यहाँ पे एक को पहले तो फर्टिलाइज किया जाएगा, जो हमारा जो पेरेंट मदर होगी, जब एक फर्टिलाइज होगा तब यहाँ से इसका न्यूक्लियस को रिमूव किया जाएगा, और जो डोनर होगा उसको क्या किया जाएगा, उसके इस न्यूक्लियस को रिमूव किया जाएगा, और इस पेरेंट मदर का जो न्यूक्लियस होगा इस डोनर के न्यूक्लियस के जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये हेल्दी है, तो अब जो ऑफस्प्रिंग होगा इस अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से बच जाएगा, और वह ऑफस्प्रिंग में अब कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं रह जाएगा। तो इसमें 3 पेरेंट्स हैं इन्वॉल्व, पेरेंट्स, फादर, वहां पे तो फादर और मदर है, जो कि पहले उनके फादर का जो स्पर्म होगा उससे एक का फर्टिलाइजेशन होगा, और यह अनहेल्दी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके छोड़ दिया जाएगा पेरेंट मदर में, उसका न्यूक्लियस उसके बाद निकाला जाएगा, डोनर का भी न्यूक्लियस हटा दिया जाएगा, और फिर इसमें इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग आएगा वह ऑफ स्प्रिंग माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीजेज हैं उससे वह फ्री होगा। इसी को कहते हैं एमआरटी थेरेपी, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी भी बोलते हैं, या फिर 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं। जो ऑफ स्प्रिंग आता है उसमें लगभग 98% कह सकते हैं कि जो गुण होते हैं उसमें डीएनए होते हैं, वो सब ये पेरेंट मदर के ही होते हैं, लेकिन कुछ जो डोनर होता है उसका भी गुण, मतलब जेनेटिक जो क्वालिटी होती है उसमें पाया जाता है, क्योंकि यह जो है माइटोकॉन्ड्रियल जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वह तो इसी का है ना, डोनर का ही है, तो कुछ फीचर्स उसके भी पाए जाते हैं उसमें। तो ये बेसिकली था आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए थेरेपी। अब देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसिंग अ वुमेन्स एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एम्प्टी डीएनए विथ डोनर्स हेल्दी वन। जैसा कि हम पिक्चर में पीछे भी देखे भी थे कि जो वुमेन होती है, जो पेरेंट मदर होती है, उसके अफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिप्लेस किया जाता है, किसके साथ रिप्लेस किया जाता है, हेल्दी वन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ। बेसिकली यह जो 3 टेक्निक का यूज करता है, बहुत ज्यादा आपको टेक्निक के जाने बारे टेक्निक क्या है अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये टेक्निक का नाम है जरूर याद रखें आप, स्पिंडल्स ट्रांसफर ST, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर और पोलर बडी ट्रांसफर। ऑलमोस्ट इन तीनों में सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ये 3 प्रोसीजर के थ्रू ये MRT वर्क करता है आपका।
अब देख सकते हैं स्टेप्स प्रोसीजर में पहले क्या किया जाएगा, जैसा कि मैं बता रहा था, फर्स्ट स्पर्म फ्रॉम फादर इज यूज्ड टू फर्टिलाइज एग्स फ्रॉम द अफेक्टेड मदर एंड अ हेल्दी फीमेल डोनर. द न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर्स एग इज देन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ दैट ऑफ कपल्स फर्टिलाइज्ड एग and resulting egg has a full set of chromosome from both parents but carries the donor's healthy mitochondria instead of mother's faulty one. तो ये तीन ही स्टेप्स में ये फॉलो होता है कि पहले क्या किया जाएगा, जो स्पर्म है फादर से उसको यूज करके एग का फर्टिलाइजेशन किया जाएगा विथ द अफेक्टेड मदर एंड डोनर. जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा देन जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है फ्रॉम द डोनर्स एग इज देन रिमूव्ड, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो एक था उसको रिमूव कर दिया जाएगा एंड रिप्लेस विथ दैट ऑफ द कपल्स फर्टिलाइज एग. और जब वह एग आएगा, जब वह ऑफ स्प्रिंग आएगा, तो वह माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर से अफेक्टेड नहीं होगा. दिस इज देन इम्प्लांटेड इन द वूम एंड आफ्टर दैट फाइनली ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. आप देख सकते हैं the resulting baby has DNA from both mother and father as usual plus a small amount of genetic material, about 37 genes from the donor. The process has led to the phrase three parent baby because जैसा कि हम बात कर रहे थे इसे थ्री पैरेंट बेबी टेक्निक भी बोला जाता है क्योंकि इसमें फादर भी है, मदर भी है और एक डोनर भी इन्वॉल्व्ड है. Though more than 99.8% of the DNA is in the babies come from the mother and father, बट कुछ परसेंटेज जो है उस डोनर का भी रहता है. द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बेबी फ्री फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड टू टर्मिनेट द लीथल माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज आर द चीफ मोटिव ऑफ दिस टेक्निक. तो बेसिकली इस पूरे MRTP जो थेरेपी है उसका मोटिव क्या है कि जो भी माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीजेज है, डिसऑर्डर्स है, उससे रिमूव किया जाए, उसे प्रिवेंट किया जा सके. 100% चूंकि वो क्यूरेबल तो है नहीं, तो उसको क्योर अगर नहीं किया जा सकता है तो प्रिवेंट तो कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू. रिस्क इन MRT थेरेपी, क्या क्या रिस्क है MRTP थेरेपी में? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिकल चीज आया, डिवाइस हुआ, तो वो पूरी तरीके से 100 प्रूफ है. इसमें भी रिस्क है. टीनी नंबर ऑफ एबनॉर्मल माइट्रोकॉन्ड्रिया दैट आर इनएविटेबली कैरिड ओवर फ्रॉम मदर्स एग टू द डोनर एग कैन मल्टीप्लाई व्हेन द बेबी इज इन द वूम. अब ये थोड़ा सा इसमें टेक्निक क्या है कि जिस समय यह ट्रांसफर होते रहता है या फिर मदर का जो रिप्लेस कर दिया जाता है एग और डोनर्स में वो जो ट्रांसफर होते रहता है, उस समय अगर थोड़ा सा भी पार्टिकल, टीनी नंबर ऑफ एबनॉर्मल माइट्रोकॉन्ड्रिया भी अगर चला जाए तो वह उस ऑफ स्प्रिंग को बूम में भी जाके अफेक्ट कर सकता है. सो कॉल्ड रिवर्जन और रिवर्सल कुड लीड टू डिजीज इन द चाइल्ड. अगर ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी कुछ टीनी नंबर भी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड हो जाते हैं वूम में, तो वह ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है. तो इस पे 100% अभी नहीं कहा जा सकता है कि ये 100% फुल प्रूफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. ये साइड इफेक्ट्स हैं. अब लीगलिटी की बात करें तो बहुत सारे कंट्री ने अभी तक इसे लीगलाइज कर दिया है. जैसे यूनाइटेड किंगडम की हम बात कर रहे थे, या पहला कंट्री है 2016 में जिसने लीगलाइज कर दिया. बहुत सारे कंट्री है इसके अलावा, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी लीगलाइज कर दिया है, मैक्सिको ने भी लीगलाइज इसे किया है. मैक्सिको है, अगेन आपका सिंगापुर, आपका यूक्रेन, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे लीगलाइज किया है. यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे अभी लीगलाइज नहीं किया है. उनका कहना है कि यह जो MRT थेरेपी है, दिस इंक्लूड चेंजेज मेड टू द एग्स एंड स्पर्म एंड एम्ब्रियो नोन एज जर्मलाइन मॉडिफिकेशन कैन बी पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन. यूएसए ने अभी तक इसे लीगलाइज नहीं किया है क्योंकि उनका कहना है कि इससे अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसलिए अभी तक यूएसए में लीगलाइज नहीं किया गया. अगर हम इंडिया में इसकी स्कोप की बात करें कि इंडिया में क्या स्कोप रहा है MRTP थेरेपी का, तो इंडिया चूंकि हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन देखने को आपको इंडिया में इस क्षेत्र में नहीं मिला है. अगर कुछ डाटा की बात करें, 1 in 5,000 people suffer from mitochondrial impairment and the individual mutation rate is 1 in over 200 birth arise in the last few years. या हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे मतलब डाटा के अकॉर्डिंग कि हर 5,000 में से एक व्यक्ति माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से अफेक्टेड है, और इसका थोड़ा सा रेट अभी बढ़ गया है.
सरोगेसी एंड एग डोनेशन आर नॉट फुली एक्सेप्टेड इवन टुडे, नॉट एक्सेप्टेड इन इंडियन सोसाइटी। क्योंकि हमारे यहाँ का सोसाइटी भी उस तरीके का नहीं कि ये सिस्टम फॉलो करे कि 3 पेरेंट बेबी सिस्टम में अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, ये एक्सेप्टेड अभी तक इंडिया में नहीं है। मतलब सिंपल अगर कहें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन इस क्षेत्र में अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब इसी पे यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पासिंग ऑन माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यस, हम लोग देख रहे थे आइदर बिफोर और आफ्टर द विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अ चाइल्ड इनहेरिट माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। देख रहे थे कि सोलिली फ्रॉम द मदर था। सो आपका आंसर था बोथ 1 and 2। तो ये था आपका यूपीएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस पे पूछ भी चुका है और रिसेंट में अभी यह न्यूज था, दैट्स वाई यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको अब एमआरटी थेरेपी क्या है आपको क्लियर हो चुका होगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये आपको सेशन कैसा लग रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।